Okay, we are recording the session. A menstrual journey, when begins, brings about a lot of changes. For menstruating girls, of course, but also for the women and men in the family, and sometimes for the community as well. And we believe a menstrual journey should be an informed one. नमस्कार। भारत के जनजातियों और ग्रामीण क्षेत्रों मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन प्रथाओं पर वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। मैं संचार प्रबंधक मुस्कान हूं और मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहित हैं जो शिक्षार्थ के संचालन प्रमुख हैं। Hello and welcome everyone to the webinar on menstrual hygiene management practices in tribal and rural areas of India. I am Muskan, the communications manager, and with me is my colleague Mohit, the head of operations for शिक्षार्थ। हमारे कार्य आपातकालीन स्थिति में शिक्षा पर केंद्रित हैं। शिक्षार्थ एक ऐसा एनजीओ है जो कॉन्फ्लिक्ट और एडवर्स ज्योग्राफीज जैसे क्षेत्रों में बचपन के सकारात्मक अनुभवों को सक्षम कराने के लिए काम करता है और हमारा एक कार्यक्रम menstrual hygiene management पर भी ध्यान देता है। Our work centers around education in emergencies. We are a not-for-profit that works to enable positive childhood experiences in conflict and adverse geographies, and one of our programs looks into menstrual hygiene management. और आज हम भारत के गैर शहरों वाले हिस्सों से कहानियां सुनने की उम्मीद कर रहे हैं और हमारे पैनल में 3 ऐसे लोग हैं जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामुदायिक विकास, पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए लड़कियों और महिलाओं के साथ काम करते हैं। Today we are hoping to discover and hear stories from the non-urban parts of India, and we have with us on the panel 3 such people who have been working with the girls and women from the community for the cause of public health and community development. मैं वेलकम करना चाहूंगी और आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी हमारे 3 पैनलिस्ट। इंडिस एक्शन के हरीश छत्री जो मानपुर छत्तीसगढ़ में बेस्ड हैं, अनइनहिबिटेड की सौम्या मुन्नीस्वामी जो कर्नाटका में काम करती हैं, और शिक्षार्थ से एना रॉस जो सुकमा छत्तीसगढ़ से काम करते हैं। हरीश, सौम्या एंड एना, वेलकम एंड थैंक यू इस वेबिनार में पैनलिस्ट बनने के लिए। वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सेशन। वक्त का ध्यान रखते हुए मैं इस वेबिनार का फ्लो आप सबको बता दूं। ये वेबिनार 1 घंटे का सेशन है जिसमें 2 भाग यानी सेक्शंस हैं, कहानी और सवाल, स्टोरीज एंड क्वेश्चंस। पहले भाग में इस इंट्रोडक्शन के बाद 3 रीजन्स की कहानी 20 मिनट में पूरी करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा भाग 30 मिनट का होगा जिसमें क्वेश्चन राउंड्स होंगे, जहां मेरे बनाए कुछ क्वेश्चंस मैं आप तीनों से पूछना चाहूंगी। उसके बाद मैं ऑडियंस को अर्ज करूंगी अगर कोई सवाल या डिस्कशन वो आपसे करना चाहेंगे। So we can start the session. Let's start it. मैं चाहूंगी हरीश आप अपना इंट्रोडक्शन दें और जो भी प्रैक्टिसेस और आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो आप हम सबके साथ शेयर करें। मैं म्यूट पे। हरीश आप म्यूट पे हैं। जस्ट अ मिनट। Sure. We'll just wait a minute. Okay, he's back. हरीश एक बार खुद को अनम्यूट करिएगा।
Yeah, but actually I have allowed that, so वो कर पाने चाहिए, but let me just check. हरीश एक बार ट्राई करिए प्लीज. सॉरी, मेरे यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू है, इसीलिए थोड़ा सा चैलेंज है। तो सभी को नमस्कार। मैं हरीश, छत्तीसगढ़ के एक डिस्ट्रिक्ट राजनांदगांव से एक छोटे से गांव पारी खुर्द से हूँ और कम्युनिटी चैंपियन के रूप में मैं इंडा सेक्शन के साथ पिछले 1.5 साल से आओ शैली चुप्पी तोड़े कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं अपना एक छोटा सा स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो इस फील्ड में आने के पहले मैंने बहुत सारी चीज़ों को संघर्ष किया और यहाँ तक आया। तो मैंने देखा था कि अपने समुदाय में मासिक धर्म के ऊपर काम करना, मुझे व्यक्तिगत रूप से मेरी पत्नी ज्योति जी से मुझे प्रेरणा मिली थी। क्योंकि ज्योति जी के जब पेट के दौरान उसको दर्द होती थी और हमारे गांव में भी लोगों को माहवारी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं नहीं थी। तो वो सारी चीज़ों ने मुझे अ, जानने के लिए ज़्यादा उत्सुक किया। और धीरे-धीरे मैंने देखा था कि अ, शादी के पहले मेरा शादी 2015 में हुआ था, तो शादी के पहले मुझे भी मासिक धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं था और हमारे परिवार में भी कभी इस पे कोई चर्चा नहीं होती थी। तो जब पहली बार ज्योति जी जब ससुराल आई और उसका जब पीरियड हुआ, तो मुझे अजीब से लगा, उनसे बात करना चाह रहा था, लेकिन मैं बात नहीं कर पा रहा था। मैं असहजता महसूस कर रहा था कि मैं कैसे बात करूँ? तो अपने घर में जब बड़े बुजुर्गों से मैंने बात किया तो उनका ये कहना था कि मासिक धर्म पर पुरुष लोग बात नहीं करना चाहिए, ये उनके अगेन होता है। तो मैंने ये सारी चीज़ों को धैर्य रखा। फिर मैंने अपने आप को विवश किया और मैंने सकारात्मक रूप से अपनी पत्नी से मासिक धर्म के ऊपर बात करना शुरू किया। तो धीरे-धीरे मैंने उससे जब बात करना शुरू किया तो उसने भी मुझे सपोर्ट करना शुरू किया और उनकी सारी चीज़ों को उसने मेरे साथ शेयर करता गया। तो मैंने अनुभव किया कि बाकी जो महिलाएँ हैं, लड़कियाँ हैं, उनको भी मासिक धर्म के दौरान क्या-क्या चुनौती आती है। वो सारी चीज़ों को मैंने महसूस किया और मैंने सोचा कि मैं इस पे काम करने का मुझे प्रेरणा मिली और मैं आगे जाके इस पे काम करने का निश्चय किया। और मैं अपने घर से 120 किलोमीटर दूर एक ट्राइबल ब्लॉक है मानपुर, जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र है और वहाँ हमारे जो महाराष्ट्र के जो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है, उससे लगा हुआ है। उस क्षेत्र में मैंने आओ सहेली चुप्पी तोड़े कार्यक्रम के माध्यम से जो 10 से 17 वर्ष की किशोरी बालिका हैं, वहाँ पे मैंने काम करना शुरू किया। वहाँ पे चैलेंज ये आ रहा है कि जब लड़कियों की जब महीना शुरू होता है या महीना आता है तो उनको 2 से 3 दिन ऐसे घास-फूस से बने जगह पे रखा जाता है, जिसके कारण लड़कियाँ बहुत डरी-सहमी होती है और जो उस दौरान उसका स्कूल का जो कंटिन्यू रहता है वो ड्रॉप आउट हो जाती है। तो ये चीज़ों पर मैंने अपने साथ काम करना शुरू किया और एक जागरूकता के रूप में इसको लिया और मेरे साथ टीम में 2 मेंबर्स हैं। हमने मिलके इस क्षेत्र में पिछले 1.5 साल से हमने 1500 लड़कियों तक एक पहुँच बनाई है और इस तरह से मेरा एक छोटा-सा स्टोरीज़ मैं आप लोग के बीच शेयर किया। थैंक यू। थैंक यू हरीश जी, ये बातों से काफी प्रेरणा मिली. ओके, यस अभिनव. हेलो. जी अभिनव जी. नहीं, वो हरीश जी ने जो बात कही, वो उनका कहना है कि मानपुर से गढ़चिरौली से सटा हुआ जो एरिया, उसमें वो नेचुरल साइकिल के ऊपर में काम कर रहे, जो कॉन्सेप्ट उनका सहेली बात करे तो मैं भी गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में इस विषय पे पिछले 1 डेढ़ साल से काम कर रहा हूँ. और वो जो बोल रहे कि एक छोटा सा ये रहता है, तो हमें हमारे तरफ उसको कहते हैं कुरमा घर. जो एक छोटा सा हट रहता है, उस हट में उस एडोलसेंट गर्ल्स को या फिर जो महिला है उन्हें कम से कम 3 दिन 5 दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड में उन्हें वहाँ रहना पड़ता है. जो हट रहता है उसमें कोई सुविधाएं नहीं रहती है, जैसी क्या बोलेंगे, लाइट नहीं रहता है या फिर कोई ऐसा फैन नहीं रहता है, खटिया भी नहीं रहती है. तो ऐसे परिस्थिति में हमारे गढ़चिरौली जिले की जो
ट्राइबल कम्युनिटीज की जो एडोलेसेंट गर्ल्स है और महिला है वो कुरमा घरों में रहती है। और उसके लिए मैं फिलहाल 1-1.5 साल से काम कर रहा हूँ। और जस्ट हम ये भी 2-4-8 दिन पहले ही तो ऐसे कुछ कुरमा घरों में हमने छोटा सा सोलर लाइट बोलेंगे लैंटर वो दिया है, जिसकी वजह से उस कुरमा घर में शाम में रोशनी आ सके, लाइट आ सके। और या फिर कोई उन्हें टॉयलेट वगैरह जाना है रात के समय तो उस लाइट का भी वो सोलर लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक छोटा सा हमने वाटर कैन दिया है जिसमें वो पानी भर के रख सके और उन्हें जो भी इस्तेमाल करना है उस पानी का वो कर सके। तो ऐसे छोटी छोटी इनिशिएटिव हम गढ़चिरौली जिले के ये धानौरा तालुका, आरंबोली तालुका, इस तालुका में हम कर रहे हैं फिलहाल। थैंक यू अभिनव जी, थैंक यू, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही इन ऐसी बातों से हमें प्रेरणा मिलती है। बट मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हम पहले कहानियां सुनेंगे और फिर हम सवालों पे जाएंगे और वहाँ पे आप सब अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं, सवाल शेयर कर सकते हैं। हम इसको इस तरीके से रखेंगे क्योंकि हमें समय का भी ध्यान रखना है। सो थैंक यू। मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगी जो हरीश बोल रहे थे फॉर द ऑडियंस जिनको इंग्लिश ज्यादा कंफर्टेबल है। Harish is a community leader. Harish is a community leader in Chhattisgarh and was driven by personal experience to tackle menstrual health stigma. He has witnessed his wife's struggles and then he embarked on a mission to create awareness and empower rural girls. And this all came from his strength and his wife's support. His program, one of his programs through which he has outreached so many girls is Aao Saheli Chuppi Tode, where he has catalyzed impactful initiatives fostering change in tribal villages. This program has been initiated by the Community Leaders Program of Indus Action. They are targeting adolescent girls aged between 10 and 17 years, and they have outreached so far around 15 girls. The program raises awareness about menstrual hygiene management and help families access welfare entitlements. It is a 2-member team from the community, and the program collaborates with Anganwadi workers, Ashas, schools, families, and they educate on menstruation practices, sanitary pad usage, nutritional needs, and health risks. It has established pad banks in schools and hostels, they have conducted awareness camps, and they promote behavioral change at individual, family, and community levels. Additionally, it supports families in accessing government schemes for unorganized workers, provides nutritious food through the Mukhyamantri Shakti Ahar Yojana, and encourages girls to participate in residential school entrance exam and scholarship schemes. So this is the introduction, and this is about the work that Harish does. We will move on to the next panelist now. We'll finish with the stories and then we'll go to the questions definitely. And we are eager to hear from all of you. हम आप सबसे सुनना चाहते हैं, आप लोगों के कोई सवाल हैं या कोई discussions हैं जो आप that you want to bring to the table, जो आप हम सबसे share करना चाहें. मैं अब सौम्या से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो खुद को अनम्यूट करें and she tells us about her story. Soumya, please. Thank you, Muskan. Hi, myself Soumya, and I have been working for 8 years in the rural and urban Bangalore, Karnataka. So today I just want to share the story of a young girl from the rural area, how the journey started from shame to the confidence. So we have been in that journey throughout her mental support and everything. So Ratna, her name is Ratna, and she is 15 years old now, and she hit her manak when she was 13 years. And she's from a poor background, and where she's not able to they can't afford for the luxurious things and everything. So when she hit her periods, and there is a customs she need to sit in the one of the corner in her house, and there is no communication where mother used to tell about the periods or anything. There is no knowledge at all. So she used to use her pad. Over the time, she was using how her mother taught her to use the pad.
So now from last 6 months, she's facing a problem like itching and rashes near her genital area. So she don't know what to say, and she didn't share that with mother or friends in schools or teachers because of the shameness. And she's also facing bad smell when she was going to school as well. Because of that reason, she used to miss the school as well during her periods or during her white discharge issues and everything. So that making her more uncomfortable to sit with friends and chat with her friends, and she's mentally disturbed. So when we did the session, so we have like a Perioshala sessions where we are conducting in schools and colleges. So there we took the topic about the product and hygiene. So when we are talking about hygiene, how we have to maintain during our periods, not how to change the pads and what are the products available in the market. So we were giving the such a in-depth information of the hygiene and product. So that time she also got to know about the information and everything. So she didn't talk anything in the class during the sessions. So when we are having a lunch in schools, she came to us and shared her story, like she's facing these kind of problems and everything. So we took like half an hour to check what is her background and from where she's coming from and everything. So we understood there is a lack of financial support in the family where she could not able to afford for the pads, and she used to change the pad every 24 hours. So she don't know where the pad needs to change for 4 to 5 hours, and she could not able to afford as well. So we were thinking like what we can offer for her, and we told like whenever she's in home she can use for cloth, when she comes to the school and she can use pad. And this is very important her to like maintain hygiene and wash the cloth properly and remove the pads and everything. And she got very bad rashes and everything. So we also have the helpline, so we contact menstrual helpline and give her the free consultation through the doctor. And where she used to like we used to follow up on the how she's feeling and everything throughout the process. After 2 or 3 months of continuous usage of the creams and tablets and everything, now she's like she know how to manage her periods, and she know how to change, and she know the hygiene and everything. So I think somewhere we need to like talk with her comfortably and create the safe space with the adolescent girls where they can able to share openly. So I think we have done that in the school, and she trusted and she came to us and spoke about how she's facing the problem. And yeah, I think this is what experience I'm with the adolescent girls when we are working in the rural area. So I think we are doing very I feel proud throughout this process we were helping her mentally, and this was the good journey for us. Yeah, thank you. Thank you, Soumya. Thanks a lot. That was inspirational. मैं सौम्या की स्टोरी को एक बार सबको बता दूं। सौम्या विविध भूमिकाएं निभाती हैं। वो सामुदायिक जुड़ाव के बारे में और अपनी समझ से हमेशा ज्यादा करने की कोशिश करती हैं। वो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज में समुदायों के साथ काम करती हैं, और जो पिछड़े इलाके हैं उधर अपनी समझ से वो इन कामों में बहुत देर से जुड़ी हुई हैं। वो कुछ 8 साल, सौम्या आप 8 साल से ज्यादा इस चीज में काम कर रही हैं। उनका कमिटमेंट बहुत ज्यादा इक्वालिटी पे है कि सबको एक जैसा समाज मिले। जिस कहानी की सौम्या बात कर रही है वो रत्ना की है। रत्ना एक 15 साल की लड़की है चन्नापटना से, और वो एक कम आय वाले परिवार से हैं। 2 साल पहले महामारी आने पर पैसों की दिक्कत और अज्ञान की वजह से रत्ना को काफी मुश्किलें आई हैं, और जरूरत अनुसार पैड यूज करना या ना खरीद पाना या खुली बातचीत ना हो पाना, इन चीजों की वजह से रत्ना को काफी दिक्कतें आ रही थी उसके जननांग क्षेत्रों में, जिस वजह से और वो उन्होंने स्कूल जाना कम कर दिया। इसके चलते अनइनहिबिटेड की टीम वहां थी, और ये लोग अवेयरनेस सेशंस ले रहे थे, जिसमें इनको एक दिन सेशंस के दौरान नहीं बट सेशंस के बाद एक बार लंच के दौरान इनको
रत्ना ने इनको रीच किया, रत्ना ने इन लोगों से बात करी और अपनी प्रॉब्लम्स समझाई। पूरी जानकारी पाने के बाद हेल्पलाइन और दवाओं की सहायता से इन लोगों ने रत्ना की हेल्प करी, रत्ना के साथ फॉलो अप लिया काफी देर तक। आज रत्ना नियमित रूप से स्कूल जाती है और चीजों का ध्यान रखती है। उसको एक बहुत बड़ी बात समझाई गई, जो बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप घर पे कपड़ा कैसे इस्तेमाल कर सकते हो और आप स्कूल पे पैड कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि एक बहुत मेजर कंसर्न, जो एक बहुत बड़ी दिक्कत उसके साथ थी, वो ये कि पैसे ना होने के कारण या कम पैसे होने के कारण रत्ना एक पैड को 24 घंटे के लिए इस्तेमाल करती थी। और ये हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम में से बहुत लोग ये जानते हैं कि वो कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो अनइनहिबिटेड और सौम्या ने इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हुए और इन चीज़ों के लिए वो काम कर रहे हैं आज भी। और रत्ना एक उसी में से एक स्टोरी, और ऐसी बहुत सारी रत्नाएं हैं जिनके लिए काम कर रहे हैं। सो थैंक यू सौम्या, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। I will now move on to the third panelist, which is who is Anna. Anna Ross is from Shikshard. Anna, would you please unmute yourself and share your story? Please take the floor. Hi all, my name is Anna. I'm originally from Kerala but brought up in Bangalore. So growing up, just to give you guys a little hint about how I came here. So growing up, I grew up in a huge family and 70% of them were women. And the worst part is like they all had to struggle to make their mark. And so I really wanted to work with children and women, and hence I did my Teach for India fellowship in year 2021. And in my class, I saw that a lot of female students were being absent during their menstruating days because there was no proper washrooms, there was no access to products during when they came to school. And so I really wanted to work with menstrual health later on, and Shikshat gave the perfect opportunity for me to work with menstrual health. So that's how I came to Shikshat. And here I work in this program called Manvanuni, and which is focusing on menstrual health and hygiene. And we go to schools, we take sessions, and we involve with community to work for better menstruation. And the whole point of working with menstrual health is because I believe it's a route to empowerment. If we cannot talk about menstruation freely, we cannot empower a girl child. And so today I'm going to read you guys a small story from what a normal girl, like every other girl child in Sukma experiences. And it's all of their menarche story. It's literally all the women that we have talked to, all the girls that we talked to at school, it's literally all of their menarche story. So I'm just going to give you a brief of that. So the story is about a girl child named Manisha. She comes from a village in Sukma. So she loves playing with her siblings. She is a very energetic child. But one random day, her sister stopped coming with her to play. And anytime she asks anybody, like, why is her sister not coming? Even if she asked her sister, they just looked at her very sad and unable to give her an explanation. One day, her friend told her, वो जवान हो गया है, उसको महावारी आया है, इसीलिए वो खेलने नहीं आ रहा है. And Manisha was like, महावारी क्या है? Like, कहाँ से आती है महावारी? And when she asked that question, her friend was like, जब आपको आएगा, आपको समझेगा. You'll only understand once you get it. And Manisha was too curious to let go of it. So she kept asking everybody around, like, what is Mahavari? What is Mahavari? Mahavari is the Hindi word for menstruation. And anytime she asked people that, they would just laugh at her and say, you will not understand this yet. What will you do after knowing about it? You're still very young. And when Manisha was around 10 years old, she was doing house chores and she suddenly felt something uncomfortable and moist in her underwear. And she was just like, okay, I need to go check out what this is. And she went to the fields and all she saw was red. And she got so scared because she was just like, खून कहाँ से तो आ रहा है, तो मम्मी मुझे मारेंगे कुछ भी बोल रहे तो. And so she did not tell her mom, but slowly the pain escalated and then she had to tell her mom because she did not have an option. And that time her mom told, आपको date आया है, and just asked her to go and hide in the forest. And she narrated a list of rules to follow, which goes like, do not come into the sight of any, and then you go hide. Do not sleep too much during the day. Keep the datun, which is the brush,
after brushing your teeth at one place, take a bath at the same place every day at the same time. Eat khichdi khana with only 3 fingers. Do not waste food. Keep the plate after eating on top of a tree so no animal will be affected by it. Do not touch the drinking water. Do not go into the kitchen. Do not go into the temple. Don't do this. Don't do that. It was just a lot of rules for Manisha to even follow that she forgot what needs to be done for Mahabari. And at the end of the day, after narrating all these rules, her mom gave her a piece of rag and showed her how to wrap it around properly. And she asked her to do this on a regular basis, wash it, and then reuse it again. She felt so weird, her mom telling her all of these things. All of a sudden, why would mom talk about blood and everything? Uh, and then she went to the forest because her mom told if you don't follow these rules, the gods will definitely curse you. So she went to the forest. She was in the exile until her menstruation got over for the next 5 days. And then when she came back, before she came back, the village woman took her to the river, gave her a bath, did certain rituals, and then they make something called Jat Pani, which is a mix of sal, mawa, turmeric, oil, mango leaves, all of the things that's considered sacred here is what Jat Pani is made of. And what they do is they take the Jat Pani and they sprinkle it around the houses, vessels that the person used, and the clothes. And that is to purify it from her touch. So after all of the purification process, she is finally allowed back home. But being back home does not feel the same anymore. She definitely had a friends, but anytime she did anything, the only thing that would be ringing in her head is her mom's conversation about, Manisha, you're now a woman. You're not supposed to sit like this. You're not supposed to act like this. Act like a woman. And she was so overwhelmed by the whole concept of womanhood that she really was left thinking, if this is what is meant for a girl to step into womanhood, she absolutely, absolutely despises it. And always in the thought process of what greater curse could the gods possibly bestow upon us for this seem like the epitome of suffering. Like they say that if you don't follow the rules of menstruation, you're going to be cursed. But menstruation itself feels like a curse for her. And this is the thought process that we would like to erase or change from ever crossing a child's mind. And with our work, we hope to impact girls and women and men alike in catalyzing systemic change and fostering culture where menstruation is embraced without the stigma that it exists with. Thank you, Anna. This is not the first time I'm hearing this story, and every time I hear this story, मुझे ये एक ऐसी कहानी है जिस जगह पे मैं जा चुकी हूँ, आपको हिला देती है अंदर से. You are taken aback when you hear this story every time, and I will just reiterate in Hindi as much as I can, doing justice to what all Anna has shared with us. Anna मासिक धर्म स्वास्थ्य बाधाओं को तोड़ने के लिए बहुत कोशिशें कर रही है और बहुत पहले से कर रही है, और उसका एक सपना है कि संस्कृति एक ऐसी संस्कृति बने जहां वो उम्मीद करती है कि मासिक धर्म को किसी भी रूढ़िवादी सोच की तरह ना स्वीकार किया जाए. सुकमा की एक लड़की मनीषा की स्टोरी जो आना ने हम सबके साथ शेयर करी. मनीषा अपनी बहन अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, और एक दिन उसकी जब उसने अपनी बहन को कम खेलते हुए देखा उसके साथ या नहीं दिखी वो उसे, तो मनीषा के पास काफी सवाल उठे उसके मन में. उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए जब मनीषा ने आसपास लोगों से पूछा तो उसको उन सवालों के जवाब पूरी तरीके से नहीं मिले, और जवाबों के तौर पे उसको ये बताया गया कि जब तुम जवान होगी तो तुम्हें पता चलेगा, अभी तो तुम छोटी हो. पर किसी भी बच्चे के लिए कैसी भी क्यूरियोसिटी, जागरूकता बहुत ही बड़ी चीज होती है. एक दिन घर पे काम करती हुई मनीषा जब 10 साल की थी तो उसको बहुत अजीब लगा, और उसने ऐसा पाया कि उसको पीरियड्स आ गए हैं. एंड और जितना उसने जो देखा वो खून था, और खून को उसने जिस चीज से उसने उसको लिंक किया वो था कि कोई गलती हुई है, और माँ
डांटेगी या मारेगी इस चीज के लिए। तो पहले वो डरी, लेकिन फिर उसने वो चीज बताई, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी चीज थी जो उसके साथ हो रही थी और उसके शरीर के साथ हो रही थी, उसके मानसिक संतुलन के साथ हो रही थी। आगे बढ़ते हुए उसकी माँ ने उसके साथ बहुत सारी चीजें, एक बहुत ही लंबी लिस्ट शेयर करी कि तुम्हें दूर रहना है सबसे, किसी को दिखना नहीं है, अब तुम्हें खाने में सिर्फ 3 उंगली से खिचड़ी खानी है, और तुम्हें इतने दिन के लिए किसी से बात नहीं करनी है, अपना प्लेट, अपना जितने भी जो तुम्हारे बर्तन है जिसमें तुम खाना खाओ उसको पेड़ के ऊपर रखना है ताकि कोई जानवर ना उसको छुए। एक तरीके से एक अपवित्रता की, तुम्हें कोई दिखना नहीं चाहिए, किसी से बात नहीं करना, आसपास मत दिखना, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना। एक छोटी बच्ची, एक छोटी 10 साल की बच्ची जो इतना सब कुछ अपने अंदर महसूस कर रही थी, उसके बाद अपनी माँ से ऐसी बातें सुनना, जहाँ पे एक जो एक प्यार होता है, जो एक आपको जब डर होता है उसमें आपको, अगर आप एक तरफा हो जाओ किसी चीज के लिए कि आपको पता नहीं है, आप शायद अकेले हो उस चीज में और कुछ ऐसा हो गया है जो बहुत ही बड़ी चीज हो गई है जिसकी आपको पूरी तरीके से समझ नहीं है, उसमें इतना सब कुछ महसूस करना अपने अंदर और बाहर अपने माहौल में, ये सब मनीषा ने महसूस किया। मनीषा को बताया गया कि ये महावारी है, ये जो पहली बार उसके साथ हो रहा है, ये होगा आगे, और ये जब खत्म होगा तो उसके बाद जाट पानी करके एक चीज है जिसमें एक तुलसी, आम, साल, महुआ, हल्दी और ऐसी बहुत सारी चीजों का एक मिश्रण बनाया जाता है, जिसको उसको अपने घर के आसपास उससे पवित्र करना होगा इस पानी से, और खुद को नदी पे जाके उसको नदी में नहाना होगा ताकि वो पवित्र हो जाए, वो पवित्र होके घर आए। लेकिन वो छोटी बच्ची जिसने ये सब सहा और पहली बार ये सब ऐसा महसूस किया और इतनी सारी चीजें एक साथ होना, जब वो घर आई वो खुश तो थी कि उसको अपने दोस्त वापस मिल गए और वो अपने घर पे है, वो एकदम महफूज है अपने घर पे, लेकिन उसी के साथ साथ उसको इस चीज का डर भी रह गया कि ये, क्योंकि उसको बताया गया कि ये हर बार होगा, अब तुम एक लड़की नहीं, तुम एक औरत हो और तुम्हारे कुछ ढंग हैं, तुम्हें ऐसे ये कुछ चीजें इन्हीं ढंग से करनी होंगी, और उस चीज का बहुत सारी चीजों का एक दबाव जो मनीषा पे पड़ा। तो कहीं ना कहीं जब मनीषा घर आई तो वो सुकून से भरी थी कि वो अपने घर वापस आ चुकी है, अपनों के साथ है, और वो किसी भी मुसीबत में नहीं है और कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन उसी के साथ साथ मनीषा को हमेशा इस चीज का डर रहा कि ये नियम का पालन उसको अब आगे जाके हमेशा करना होगा। ये स्टोरी है मनीषा की, और ऐसी ही 3 स्टोरीज जो हमने सुनी। थैंक यू आना अगेन, थैंक यू सौम्या, एंड थैंक यू हरीश। आप लोगों की स्टोरीज इज समथिंग जिससे हमें पता लग रहा है कि कैसा लगता है लड़कियों को, क्या क्या बीतती है उन पे, और इसीलिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, बिकॉज आप लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, यू गाइज आर वर्किंग ऑन द ग्राउंड, और आप इन लड़कियों से मिल रहे हैं, यू आर मीटिंग दीज गर्ल्स, यू आर मीटिंग दीज वुमेन, एंड दे आर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस. The stories are actually conversations and what you have seen around you and what you're working for. So I'm thankful for all of you to be here. We'll move on to the next session, which is the questions. मेरा पहला सवाल मैं सौम्या आपसे पूछूंगी. What are the big issues for women and girls in tribal or rural areas that they are dealing with menstrual health? आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वास्थ्य से संबंधित कौन से बड़े मुद्दे हैं? Thank you for the question, Muskan. Before answering that, I just want to share the 2 incidents which is related to the big issues. So one of the girl got her periods, like how Anna told. She didn't had any information what to do and everything. So she also got scared how to tell her mother. She just used turmeric to stop the blood near her vagina.
And like throughout the day she was applying more turmeric, and it could not stop. Then finally she went to her mother and they took to the hospital. So she used almost like 50 grams of turmeric itself. So that was the one incident. And second incident is in the same village, one of the girl got her periods. Her mother didn't told it. Her mother or any other like guardians didn't share anything. They just told her use this cloth throughout the periods. So she started using. After 5 days also she is used to put the cloth in her vagina. She don't know when to remove, and she don't know when her when she gets periods again. And throughout the month she is using that. So one day the cloth fell down, it seems, while she was playing. So someone told that why you're keeping this cloth. And then she told, like, my mom told during my periods to keep this cloth, so I'm just wearing. I think these two incidents making me realize that the big issue here is lack of knowledge or lack of communication between parents, like mother or daughter, anything. So before hit the periods or during hit the period or menarche, I think we need to speak. We have to like openly talk about like how you will get the periods, what needs to be done. They are more concentrated on the practices of the culture and these things. They never concentrate more on like how we have to make her educate her on the periods and how we can make her comfortable with her periods. I think apart from everything, or whether she can buy pads, or whether the government is helping or not, these before these things, I think we need to educate, give knowledge around the menstruation. Yeah, that is my opinion. Thank you सौम्या for that, for answering that. मैं सौम्या की बात को बहुत कम शब्दों में बताने की कोशिश करूंगी कि सबसे बड़े मुद्दे जो उन्होंने देखे हैं वो ये हैं कि खुली बातचीत नहीं होती और अज्ञात हैं। लड़कियों को पता ही नहीं है कि उन्हें क्या करना है, और जब वो इतना कुछ महसूस कर रही होती हैं तो और फिर जब आपको बताया जाए कि आपको इन सब नियमों का पालन करना है, या आपको ये करना है, या आपको ये करना है, उसका क्या मकसद है, वो किस चीज के लिए है, और आप क्या तरीका है, उस चीज के पीछे क्या जाता है, वो कहानी उनको नहीं बताई जाती। क्योंकि शायद माओं को भी वो कहानी नहीं पता है, क्योंकि शायद महिलाएं भी आपस में उतनी आराम से उनकी वो बातचीत कभी हुई नहीं। तो हम इन्हीं चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। I hope, Soumya, I did justice to what you said. And so sorry if I missed something. Anyway, moving on. हरीश, मेरा दूसरा सवाल आपसे है। जनजातीय क्षेत्रों में मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों तक पहुंचने की पहुंच की कमी, ये जो कमी है कि चीजें पहुंचती ही नहीं है, उस कमी के कारण महिलाओं के स्वास्थ्य कैसे प्रभावित होते हैं। मैं इस चीज को एक बार दोबारा बोलूंगी कि how does the lack of access to menstrual hygiene products affect women's health in tribal areas? जी तो एक्चुअली मैम हमने जब ट्राइबल ग्राउंड में जब काम करें तो जो हाइजीन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो महिलाएं और जो एडल्ट्स एंड गर्ल्स है उसको प्रभावित करता है। जैसे हमने देखे थे कि जब किशोरियों की जब पीरियड होती है तो जो सामाजिक भ्रांतियाँ होती है जिसके कारण लड़कियां डरी हुई होती है, सहमी होती है और वो जो पीरियड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो शेयर नहीं कर पाती। पहला पॉइंट ये है। दूसरा ये है कि गांव में जो हमारे जो ट्राइबल एरियाज है ऐसे गांव है जहाँ पे आज भी कच्ची सड़कें हैं, नाले हैं, तो वहाँ पे आसानी से जो सैनिटरी पैड्स है या जो कपड़े की पैड है वो आसानी से नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिसके कारण लड़कियाँ या महिलाएं जब सबसे पुराने कपड़े ही यूज़ करते हैं जिसके कारण इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरा ये है कि जो पीरियड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है हमारे यहाँ ये होता है कि पहले जो झाड़ फूक जैसे जो बैगा बोलते हैं उनके पास पहले लेके जाते हैं फैमिली वाले। अगर वहाँ पे अगर ठीक नहीं हो पाते तो फिर उनको डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं जब तक उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। और चौथा ये है कि जब एडल्ट गर्ल्स की जो एज है उनके अनुसार उनकी वेट है, एचबी है, ये सारी चीज़ें कमी होती जाती है। वो एक लेवल पे नहीं आ पाते जिसके कारण वो बहुत सारे जैसे एनीमिया जैसे ऐसे बीमारियों से वो प्रभावित होती है। और कुछ हमने ग्राउंड पे देखे हैं जैसे बहुत सारे ऐसे लड़कियां जिसका रेगुलर पीरियड नहीं आती जिसके कारण वो मानसिक रूप से भी थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रहता है, उनकी पढ़ाई पे ध्यान
नहीं जाता और वो उनकी खान-पान में भी कमी होती जाती है और इस तरह से ये इफ़ेक्टेड हमारे क्षेत्र पे और हमने ग्राउंड पे सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है। जी। Thank you, Harish. I will just reiterate what Harish shared with us. Because of lack of access to menstrual hygiene products in tribal areas, what happens with women is they are afraid, first of all, which is a very common thing, that they are afraid to talk about it. They're afraid to go and buy a pad. Then there are cultural issues. There are places and regions where if a girl gets her periods, or if she is agitated, or she's having all these emotional problems, emotional behavioral changes, the parents or the community is treating it as something else, and they go for cultural belief systems. They go for rituals, जैसे झाड़ फूक होता है. They go to these sage and thinking that it is something else. It is something that's out of the ordinary and not a very natural thing to happen to a woman. Then also there is another big problem, which is disorders and diseases. Anemia jaisi problems is something that women develop because they are not being cared for properly because of lack of knowledge, and because of lack of products, and because of lack of awareness. And similarly, there are behavioral changes, there are hormonal changes in women. There are girls who do not get their periods regularly, and for women in cities, it's a very regular thing to talk about it, or maybe relatively to talk about it, and maybe seek some advice from a professional. But in rural areas, in tribal areas, it's a massive problem. So thank you, Harish ji. आपने मेरे सवाल का जवाब दिया. मेरा अगला सवाल आना से है. Anna, my question to you is, what are some success stories or best practices from other regions that could be adapted to improve menstrual health in tribal communities? मैं इसको हिंदी में भी बोलूंगी एक बार. अन्य क्षेत्रों की कुछ सफलता की कहानियां या सर्वोत्तम प्रथाएं क्या हैं जिन्हें आदिवासी समुदायों में मासिक धर्म स्वास्थ्य के में सुधार के लिए अपनाया जा सकता है? So your observation, please. I can have a question, Muskan. I guess there's a lot of things in a lot of areas that we can adapt into tribal areas. So many things do lack access, but when it comes to managing a menstrual health program, there is this program started by Odisha, which is a Fulwari program, where they use community mobilizers, where they do take volunteers from the communities who they train, and then send them back to their own communities to train and to educate their community members. And I think that is adapted by a lot of organizations right now, where they use more community mobilizers, which even Shiksha does follow, is like use community mobilizers to go into the villages, so that there is more access, there's more, they know the people, they know the space, they know the language, and that's how you create awareness around menstruation rather than strangers going and teaching them. Another element that I was surprised by, which I really wish we could somehow bring it to tribal areas, is there's this organization called Pad Care Labs, where they recycle pads, and where even though it is a plastic pad, they do use recycling methods, where there's a 5E model where they recycle pads and then use it for making pots or any other object which can be reusable. And those kind of elements, if we can bring it to tribal areas, I think that would be really good, because we have so much access to products but not access to disposal methods. And I guess there's a lot of government program schemes which do support adolescents in terms of from the ASHA workers, from the Mithanans. And Mithanans are voluntary health workers of Chhattisgarh. So they are in community. So where the ASHA workers are going and educating the children. And the thing is, all of these things would be working properly in rural areas, but they need to still come to tribal for it to reach tribal areas. It will take some more time. And another, as during my research time on
as I was going through it. And another organized, like there's so many organizations, including Goonj, Uninhibited, Ecofem, all of them teaching about cloth pads to the communities. And even though cloth is something that we have been using since a long time, but at one point it was considered unhygienic because of the way it was used. But a lot of organizations are bringing back cloth pad distribution, teaching people to make cloth pads, which Shikshat also does along with so many other organizations to communities, and making sure that they also follow sustainable menstruation, where it's then also taking care of what environmental well-being, because when you come to tribal communities, they are the main uh, protectors of the environment. So it is, I believe it's important to bring sustainability into what they are also doing. So that's what I believe. I'm sorry, but I would just urge you to repeat the name of the organization in Odisha that you started with. It's a program. It's not an organization. It's a program called Fulwari. Fulwari. Yeah. Okay. I would, मैं कोशिश करूंगी एना ने जो जवाब दिया उसको आप सबके साथ शेयर करूं. ऐसी बहुत सारी संस्थाएं या ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे इन चीजों पे काम हो रहा है. जैसे ओडिशा में एक प्रोग्राम चल रहा है फुलवारी. एक बहुत बड़ी बात जो एना ने बोली वो ये है कि प्रोडक्ट्स तो शायद आ गए हैं, लेकिन उसको डिस्पोज कैसे करना है, और क्योंकि ये वाली नॉलेज भी नहीं पहुंची है अभी. तो ट्राइबल एरियाज में ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि आपको दुकानों में शायद मिल जाए, लेकिन उसको फेंकना कहाँ है और उसको डिस्पोज कैसे करना है वो नहीं पता. एना ने एक और ऑर्गेनाइजेशन की बात करी, पैड केरला, जो रिसाइकल करते हैं. सॉरी, पैड केयर, सो सॉरी, पैड केयर, जो रिसाइकल करते हैं प्रोडक्ट्स को, कि जो ये पैड्स हैं उनको पॉट्स और ऐसी चीजों में की तरह उनको रिसाइकल किया जाता है ताकि वो एनवायरनमेंट पे इतना बुरा असर ना करे जितना वो अभी कर रहे हैं. क्योंकि पैड्स का डिस्पोज ऑफ करना ना सिर्फ गांव में और इन क्षेत्रों में, ये शहरों की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. उसके अलावा आना ने बात किया कि ऐसे बहुत सारे वॉलंटरी हेल्थ वर्कर्स हैं जैसे छत्तीसगढ़ में हैं, वैसे और ऑर्गेनाइजेशन है, गूंज है, अनइनहिबिटेड, और ऐसी बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस चीज के लिए काम कर रही हैं. सो थैंक यू आना, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी जो मुझे काफी, हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है, बट मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी जिसके बाद मैं आप लोगों को अर्ज करूंगी अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं. इफ यू गाइज वांट टू आस्क समथिंग, आई वुड आस्क जस्ट वन मोर क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज टू ऑल ऑफ यू, ऑल द पैनलिस्ट्स. एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी हरीश जी, जो आप तीनों से है. आप तीनों का मैं इस चीज पे ओपिनियन जानना चाहूंगी, जो ये सवाल मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है. What role do men and boys play in supporting menstrual health and breaking stigma in tribal areas, and how can their involvement be encouraged? इस सवाल को मैं हिंदी में भी बोलूंगी. जनजातीय क्षेत्रों में मासिक धर्म स्वास्थ्य का समर्थन करने और इस रूढ़िवादी सोच को कम करने या तोड़ने में पुरुषों और लड़कों की क्या भूमिका है और उनकी भागीदारी को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है? आप तीनों में से कोई भी इस जवाब को दे सकता है, प्लीज. जी हरीश जी. तो जहाँ तक मैंने अपना एक जर्नी स्टार्ट किया था, मतलब तो एक पुरुष का बहुत बड़ा रोल रहता है. और जहाँ तक हमारे जो समाज है, वहाँ आज भी एक बोलते हैं ना, पुरुष प्रधान समाज है. तो आज भी हर एक जगह एक पुरुष की चलती है. तो एक माहवारी से जो रिलेटेड जो रूढ़िवादी है, जो भ्रांतियाँ हैं, उसको तोड़ने में एक पुरुष का बहुत बड़ा भूमिका हो सकता है. कि जब किसी लड़की या महिला का जब पीरियड आए तो उस समय उसका सहयोग करना, उनसे प्यार करना, उस समय उसको मदद की ज़रूरत है, उस समय वो मदद करे, तो एक बहुत बड़ा उसके साथ सकारात्मक सहयोग हो सकता है. दूसरा ये है कि एक समान भागीदारी. जब किसी महिला या लड़की का जब पहली बार पीरियड होती है, तो वो उस दौरान उसे जब कठिन परिस्थिति से वो जो गुजरती है, तो उस समय उस पुरुष या उस लड़के को उसके साथ समान व्यवहार करना चाहिए. तीसरा ये कि हमारे समाज में या हमारे घर में भी एक
परिवार का एक मुखिया होता है और जो मुखिया होता है एक पुरुष ही होता है और उसका ही सारा जो रोल होता है डिसीजन मेकर बोलते हैं, तो वित्तीय जो लेन-देन है उसके ऊपर ही रहता है। तो अगर एक पुरुष अपने घर की लड़की या महिला के लिए अगर वो से माहवारी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आसानी से ला के दे दे, उनके साथ मदद कर दे, तो ये शायद उनके लिए एक बहुत बड़ा आसानी होगा। तीसरा ये है कि जब हमारे समाज में जो रूढ़िवादी से रिलेटेड जो चीज़ें बनी हुई है, अगर पुरुष उस महिला का सपोर्ट करे या उसका मदद करे कि ये चीज़ें गलत है, जैसे हमारे यहाँ आज भी ये चला रहा है कि जब परेड होती है तो अचार नहीं छूना चाहिए, तो अगर पुरुष उसका सपोर्ट करे, तो शायद वो महिला भी उस चीज़ों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दे या समाज के साथ लड़ना स्टार्ट कर दे। लेकिन जब पुरुष ही उसके अगेंस्ट जाता है, तो वो महिला चुपचाप बैठ जाती है। तो ये चीज़ें मैंने देखा है। तीसरा ये कि हमारे जो स्कूल्स है और हमारे जो कम्युनिटी है, जब एक महिला या जब एक लड़की जब उनका परेड होता है, तो उनको जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए, जैसे शौचालय है, पानी है, ये सारी जो बुनियादी सुविधाएँ हैं, अगर उसको आसानी से मिल जाए, तो एक महिला अपने आत्मसम्मान के साथ अपनी माहवारी को आसानी से प्रबंधन कर सकती है। तो ये मैं एक जो मेल के रूप में मैं सोचता हूँ और मैं तो ये चाहता हूँ कि सारे जो बच्चे हैं या लड़के हैं उसको स्टार्टिंग से ही ये चीज़ों को बताना चाहिए। जैसे क्लास 5 से जब ये शुरू होती है तो लड़के-लड़कियों को इस चीज़ों पे जानकारी देनी चाहिए कि ये चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सबके साथ होती है, आपकी मम्मी के साथ, आपकी बहन के साथ, आपकी चाची के साथ। तो शायद वो लड़का या वो पति आगे चल के वो उसका सकारात्मक सहयोग कर सकता है। ये मेरा ओपिनियन। थैंक थैंक यू हरीश जी। आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं आपकी सारी बातों में से एक बात को दोबारा बोलना चाहूंगी उनको जिनको हिंदी समझने में थोड़ी दिक्कत होती है कि girls and boys when they are in school, when they are in grade 5, when it starts, they should be taught about it, they should be made aware about it, that this is something that goes on and it is a very natural process, and if girls and women are going through this, men, boys should be there to support them. आना या सौम्या, आप दोनों में से कोई इस बारे में बात कोई और पॉइंट्स जो हरीश जी ने ऑलरेडी शेयर नहीं किए हैं, अगर ऐसा कुछ है आपके पास तो प्लीज आप बोल सकते हैं, अदरवाइज मैं ऑडियंस में से कोई सवाल लूंगी। यस आना प्लीज। Yeah, so I think Harish ji covered almost everything. I just wanted to put this out. So when the question was first posed, the thing I came into my mind was there's this reel and shorts or like one meme that has been going about. If men had periods, what would the world be like? There'd be much more rules. There'd be much more, there won't be something called pink tax. There won't be GST. You can find sanitary napkins everywhere. They would be selling it like they're selling sabzi around in the market. The access to menstruation, the talk about menstruation would be much more freer if men had periods. And I think that is why it is important for men to be in the conversation. Because unless men are part of the conversation, because the society is very patriarchal, the rules and the policies that's being made won't be for the woman completely. It would be just an idea of men having periods में ये होगा तो शायद हम ये rules policy बनाएंगे. But unless men are involved in the conversation, are involved in, they understand what periods is. Because most of the boys, when they're growing up, when you ask them what menstruation is, they might not know. So the importance of creating awareness in boys and men is to make sure that they know what periods are. And if they are, because our society is patriarchal and going ahead, they can bring a change. And because women alone can't fight this battle. And I think men needs to be a part of it too. Yes, thank you for that. मैं आना की बात को सिर्फ एक लाइन में सम अप करना चाहूंगी कि अगर मर्दों के साथ ये होता दुनिया में, अगर मर्दों को मेंस्ट्रुएशन होता तो शायद दुनिया बहुत अलग होती, शायद और ज्यादा रूल्स होते. Thank you everyone. We are running out of time. We are really short on time. I had more questions. मेरे पास बहुत सवाल थे आप लोगों से पूछने के लिए. बट मैं ऑडियंस में से पूछना चाहूंगी, दुर्गा आपने हैंड रेज किया था, सो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं. जी ओके, यस प्रिया, प्लीज go ahead. Yeah. Hi, everybody. Can you hear me? Yeah. Yes, Priya. Yeah. Hi.
Harish, Anna, and Soumya. And myself, Priya. I'm from Magic Bus India Foundation. And मैं previously शिक्षा के साथ I was working in the MHM program where अभी NROs काम कर रही है. तो आपकी बातें सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा. It was very nice seeing you all and getting to know about the stories and all. मेरी एक सवाल था हरीश जी के पास. तो मैं ये जानना चाह रही थी कि we were talking about men in menstruation. तो मैं बहुत कम men को देखा है कि वो menstruation पे काम कर रहे हैं, initiatives ले रहे हैं. मेरे को ये जानना है, हरीश जी और अभिनव जी बात कर रहे थे कि वो लोग initiative 1.5 साल से काम कर रहे हैं. So I want to know कि महिला लोग और बालिका हैं, वो लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इन चीजों को लेके. How is the easy that conversation is to make it with them? वो मेरे को जानना था. Muskan, can you make it easy for them because we can be same in जी अभिनव, प्रिया, आपने पूछा कि मर्दों के लिए कितना आसान है ये कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना. हाँ, ये एक था. और दूसरा था कि how is adolescent and women responding to the fact that men are having this conversation? ठीक है अभिनव जी, प्रिया का सवाल है, अगर आप जवाब देना चाहें. यस. तो कैसा रहता है कि ये जो माहवारी या मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो प्रोग्राम बोलो या फिर जो सब्जेक्ट है, थोड़ा सा लड़कियां या महिला है किसी मर्द के सामने यानी जेंट के सामने बोल नहीं पाती. लेकिन जब उन्हें जैसा भी हम कभी हमारे एरिया में, जैसा हमारी एनजीओ काम करती है, तो हम एरिया में हम जब घूमते रहते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि ये एनजीओ के ये वॉलंटियर या फिर ये एनजीओ के जो एनजीओ में काम करने वाले हैं, तो जब हम जब ऐसा कोई सेशन लेते हैं तो धीरे धीरे महिलाएं या फिर जो एडोलेसेंट गर्ल्स है वो ओपन होती है. और लेकिन उसके साथ में डायरेक्टली हम जब बात करेंगे तो हमारे सामने ओपन नहीं होती है. लेकिन हमारी जो महिलाएं कार्यकर्ती हमारे साथ जब रहती है और जब वो उनसे सवाल पूछती है या फिर उसको उनके बारे में वो जानना चाहती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, तो वो धीरे धीरे ओपन होती है. और जो भी उनके दिल की बात है वो महिला कार्यकर्ती के जरिए महिला कार्यकर्ती को बताती है. लेकिन हम जब उनके पास में रहते तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम जिनको बता रहे या फिर हमारे बारे में उनके दिल में एक ये होता है कि हम अगर इनको बताएं तो ये हमारे लिए कुछ कर पाएंगे, ऐसा. तो एक अभी एग्जांपल है, अभी 15 दिन पहले मैं एक ऐसी विजिटर्स मेरे पास आए थे और उनके साथ में मैं विजिट के लिए गया था. तो उनका कहना था कि सर आपके साथ आप जब बैठते हो या फिर हम जब सवाल पूछ रहे महिलाओं से, तो कोई भी महिला या फिर कोई एडोलेसेंट गर्ल्स अनकनी नहीं करती है, वो ओपनली बात कर रही है. तो ऐसी आप में क्या चीज़ है. तो मैंने उनसे कहा कि हो सकता है कि मैं उनके सामने जब बैठा हूँ तो उन्हें लगता है कि मेरे वजह से वो सेफ है या फिर वो जो बात कर रही है तो जो भी एनजीओ के पर्सन है वो किसी बाहर में हमारी बात नहीं मतलब बताने वाले हैं, इसलिए वो अपनी बात खुले दिल से हमारे सामने रखती है. थैंक यू अभिनव, थैंक यू आपके सवाल के लिए. मेरे पास एक सवाल था, अगर इज एनीवन एल्स के पास कोई सवाल है तो अपना सवाल पूछ सकते हो. जी तमन्ना. हे मुस्कान, हेलो एवरीवन. सो सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके अनुभवों को सुनकर. हम भी इसी मुद्दे पे काम करते हैं, ये एक पार्ट है हमारे काम का. तो मैं थोड़ा सा आप तीनों से, आप में से कोई भी रिस्पॉन्ड कर सकता है इस चीज के लिए, बट अगर आपकी लर्निंग्स क्या रही हैं इस मुद्दे पे काम करते हुए, कम्युनिटी, व्हाट आर योर बिगेस्ट लर्निंग by working on this issue for so many years? How do you approach, आप कैसे अप्रोच करें कम्युनिटी को, किन चीजों को ज्यादा प्रायोरिटाइज करें? So what have been your learnings while working on this like menstrual hygiene management issue, which you want to share with rest of the organizations or individuals who are interested in knowing about this issue?
तो अगर आप थोड़ा साझा कर सके अपनी लर्निंग्स को, ताकि जो बाकी संस्थाएं या लोग जो इस मुद्दे पे काम करना चाहते हैं वो भी आपकी सीखों से और सीख सके। थैंक यू। आप तीनों में से कोई भी प्लीज इस सवाल का जवाब दें। Yeah, I can go. So we have been working for 8 years with the different stakeholders, like we work with adolescent girls, mothers, women's, sex workers, and everyone. What we realized is when we are giving awareness session to the girls, they are not the decision makers of the home or anything. So if we tell that, okay, change the pad for 4 to 5 years, again they have to go back to home and share that information with the mothers, and mother needs to take the decision. And when this discuss with mother, again she has to go to the husband and tell that this is what the information they have given, and we have to increase the budget. I think whenever we are giving awareness sessions, support systems or the decision makers are the playing major role in the whole system. Yeah, I think we need to like full the cycle. Okay, we are talking with the adolescent girls, and we also talk with the mothers, and we also educate the men in the system. So it will be like a full circle. And I think we also need to involve the teachers, where they can give continuous support to the girls, because most of the time they spend in the schools. So like 8 to 9 hours they spend in the schools, and only just like 3 to 4 hours they spend in the home. But at the decision makers will be in the home. So I think we need to educate the system, so that the support system will also get support to the adults and girls. Yeah, that is my learning. Thank you, Soumya, and thank you, Tamanna, for the question. Thank you, Soumya, for answering it. Soumya, you are on mute. Yeah, I'm sorry. done. Okay. Thank you, Tamanna, for the question. Thank you, Soumya, for answering. Soumya का कहना बस ये है कि शायद सबको इंक्लूड करना चाहिए, ना सिर्फ आप लड़कियों से बात करें, महिलाओं से बात करें, बट आप सबसे बात करें, ताकि जिस चीज को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिस चीज पे आप काम कर रहे हैं, वो चीज पूरी तरीके से की जा सके. Anyway, I know we have a lot of questions, and but I'm assuring you one thing. This is just the beginning of it. We'll have many such conversations, and plan to do this every month. तो हम इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते रहेंगे. हमारा एक प्लान जो इस वक्त ये है कि हम हर महीने ऐसा एक वेबिनार कर सके जहां हम ऐसी कॉन्वर्सेशंस को आगे लाएं. एंड 1 घंटा बिकॉज बिल्कुल भी इनफ नहीं है इस चीज के लिए. सो मैं आप सबके साथ इस कॉल के बाद एक फीडबैक फॉर्म शेयर करूंगी. आपकी कोई भी सवाल हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं, या पैनलिस्ट को कनेक्ट करना चाहते हैं, you may do that. Connect with the panelist and let us know in our feedback forms if there was anything that you feel or you felt or you thought was not covered or could have been done better. We are happy to receive such feedbacks. आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. I hope हम आप सबसे फिर से मिले और एक नई कॉन्वर्सेशन के साथ. So thank you everyone. Have a good day. फिर मिलते हैं. Thank you, Muskan. Thank you so much, Anna. Thank you, Harish ji. हाँ